एक लड़के को फांसी की सजा होने वाली थी। जेलर उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछता है कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, परसों दिन तुम्हें फांसी होनी है, तो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। लड़का जब सुनता है कि जेलर हमसे अंतिम इच्छा पूछ रहे हैं तो लड़का बोलता है कि सर, अगर आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हैं तो मेरी एक इच्छा थी जिसे मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप मेरी अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करें। जेलर बोलता है कि हाँ, मैं इसलिए तो तुम्हारी इच्छा को पूछ रहा हूँ। यहाँ पर मरने वाली की हर आदमी की एक अंतिम इच्छा होती है और उसे हम लोग पूरा करते हैं, तो तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी, तुम अपना इच्छा बताओ। जेलर की बातों को सुनकर लड़का बोलता है कि सर, मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, उसके साथ सोना चाहता हूँ। अब ऐसी इच्छा को सुनकर जेलर जो है वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है, अचंभित होता है। वो सोचता है कि यार, आज मुझे एज ए जेलर काम करते हुए 20 साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने कोई भी ऐसी इच्छा नहीं सुनी थी कि अपनी पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ। लेकिन चलो, अब तो लड़की की अंतिम इच्छा यही थी, तो जेलर को भी उस पर दया आती है और वो बोलता है ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा मैं स्वीकार करता हूँ। जेलर जो है वो उसकी पत्नी के पास संदेशा भिजवाता है कि तुम्हारे पति को परसों के दिन फांसी होना है और आज वो ऐसी ऐसी इच्छाएं जाहिर कर रहा है, वो तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता है, सोना चाहता है, तो कृपया तुम जो है उसकी इच्छा को पूरी करो। जब ऐसी संदेश उसकी पत्नी सुनती है तो भावुक हो जाती है और तुरंत अपने पति से मिलने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। उसके बाद जैसे ही जेल में ये खबर पहुँचती है कि उसकी पत्नी आने वाली है, लड़का बहुत ही खुश हो जाता है, बहुत ही भावुक हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी विथ यू में। आखिर में क्यों उस लड़के को फांसी होने वाली थी और आखिर में क्यों उस लड़के ने ऐसी इच्छा जाहिर की कि मुझे एक रात अपनी पत्नी के साथ बितानी है। आखिर वो क्या सही में मर्डर था? आखिर में क्यों अदालत ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई? जानेंगे मैं और आप इस कहानी के माध्यम से। तब तक आप लोगों से यही आग्रह है कि मेरे इस कहानी को आप ज़रूर सुने। ये एक दुख भरी कहानी है जिसे सुनकर आप लोगों का भी दिल दहल जाएगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो मेरी इस कहानी को ज़रूर पूरा सुने और अगर आप लोगों को ये मेरी कहानी अच्छी लगे तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की है। दो दोस्त होते हैं। एक दोस्त का नाम था प्रेम और दूसरे दोस्त का नाम था मुकेश। दोनों दोस्त जो है वो बचपन से ही साथ में थे। उन लोगों का जो है स्कूल साथ में बीतता है, कॉलेज वो लोग साथ में करते हैं और संयोगवश वो लोग जो है काम जहां पकड़ते हैं वो एक ही कंपनी में साथ में काम पकड़ते हैं। दोनों दोस्त बचपन से ही साथ में रहते थे, साथ में खाना, साथ में पीना और साथ में पढ़ना लिखना भी होता था। बड़े होने के बाद जब उन लोगों की नौकरी लगती है तो एक ही कंपनी में नौकरी लग जाती है, दोनों साथ में काम भी करने लगते हैं। दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब उन लोगों के कंपनी में एक नई लड़की ज्वाइन करती है जिसका नाम रहता है वर्षा। वर्षा जो है वो बहुत ही खूबसूरत और होनहार लड़की होती है। वो इन लोगों की सीनियर होती है। जिस कंपनी में ये लोग काम करते हैं वहाँ पर एज ए सीनियर वर्षा ज्वाइन करती है। वह लड़की जो है वो बेहद खूबसूरत होती है, इसलिए दोनों की नज़र उस लड़की पर होती है। लेकिन क्योंकि प्रेम और मुकेश में मुकेश ज़्यादा सुंदर था, लंबा और देखने में अच्छा लगता था, थोड़ा पढ़ा लिखा भी इससे अधिक था, तेज था, इसलिए वर्षा जो है वो भी मन ही मन मुकेश को भी पसंद करती थी। दोनों साथ में मिलते थे। मुकेश और वर्षा एक ही साथ मिलते, एक ही साथ आना जाना करते,
और जब लंच टाइम होता तो दोनों साथ में एक दूसरे का टिफिन शेयर करते हुए खाना खाते। ये बातें जब प्रेम देखता तो उसे बहुत ही बुरा लगता और वो भी चाहता था कि वर्षा से उसकी दोस्ती हो जाए। एक दिन जब उससे नहीं रहा गया तो वो मुकेश के पास जाता है और वर्षा के बारे में बातें करते हुए कुछ पूछता है कि वो कैसी लड़की है, तुम्हारा उसके साथ कैसी दोस्ती है। मुकेश जो है वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्रेम को बताता है कि हाँ अच्छी लड़की है और हमारी सीनियर है, जैसा कि तुम जानते हो हम लोगों के बीच में ट्यूनिंग ठीक है, वो मुझे कोऑपरेट करती है काम में। तो प्रेम जो है वो मुकेश से बोलता है कि यार ऐसा है कि मैं देखता हूँ वो तुमसे प्रेम करती है और ऐसा लगता है कि तुम भी उससे थोड़ा सा प्रेम करते हो, तो ऐसा करो कि तुम भी मेरी उससे दोस्ती करा दो। बचपन से हम लोग साथ में रहे हैं, साथ में खाए हैं, पिए हैं, खाना पीना, पढ़ना लिखना हुआ है, साथ में नौकरी भी कर रहे हैं, तो तुम मेरी उस लड़की से दोस्ती करा दो, मैं भी उसके साथ थोड़ा सा हंस बोल लूँगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। इस बात को सुनकर मुकेश को थोड़ा सा दुख होता है, खराब लगता है। वो बोलता है कि देखो यार ऐसा है कि बचपन से हम लोग साथ में रहे, अच्छी बात है, लेकिन हर बात को शेयर नहीं की जा सकती है। वो लड़की मुझे पसंद करती है, मैं भी उससे पसंद करता हूँ, लेकिन वो मेरी इस बात पे बहुत गुस्सा हो जाएगी जब मैं उसे बोलूँगा कि प्रेम से दोस्ती कर लो, तो वो जो है वो मेरे पे गुस्सा हो जाएगी, मेरे से भी दोस्ती तोड़ देगी। तो इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो, तुम कोई और लड़की देख लो जहाँ पर तुम दोस्ती कर सकते हो। प्रेम जब यह सुनता है तो उसे मन ही मन मुकेश के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो इस बात को गहराई से ले लेता है और प्रेम जो है वो मुकेश के प्रति मन ही मन घृणा करने लगता है। दोस्तों कहते हैं ना कि दोस्ती में अगर कोई तीसरा आ जाए तो वह दोस्ती दुश्मनी से भी भयंकर होती है। यही होता है दोनों के बीच। एक दिन की बात है, जब मुकेश घर पर नहीं था तो वर्षा जो है वो उससे मिलने के लिए मुकेश के घर आती है, लेकिन मुकेश घर पर था नहीं, तो उसकी मुलाकात प्रेम से हो जाती है। प्रेम जो है उसे अंदर बुलाता है और बोलता है कि मुकेश कहीं बाहर गया हुआ है, लेकिन वो तुरंत आ जाएगा, तुम बैठो, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। उसके बाद प्रेम जो है उसके मन में तो घृणा थी ही दोनों के प्रति। प्रेम जो है वो वर्षा के लिए कोल्ड ड्रिंक लाने जाता है। वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और घृणावश वो कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशे की दवाई मिला देता है और नशे की दवाई मिलाने के बाद वो नशे वाली कोल्ड ड्रिंक वर्षा को दे देता है। वर्षा को मन में कुछ भी द्वेष था नहीं, घृणा थी नहीं। वो प्रेम को भी विश्वास करती थी कि ये मुकेश का दोस्त है, इसलिए वो प्रेम के लाए हुए कोल्ड ड्रिंक को पी लेती है, लेकिन उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। प्रेम इसी के फिराक में था, वो यही चाहता था कि वर्षा जो है वो कोल्ड ड्रिंक पीकर बेहोश हो जाए। उसके बाद प्रेम उस लड़की के साथ, उस वर्षा के साथ गलत काम करता है, उसके साथ जो है वो रेप करता है और रेप करने के बाद वो वर्षा कहीं मुकेश को बता न दे, मेरा भेद न खुल जाए, यह सोचकर वो उस लड़की यानी वर्षा का मर्डर कर देता है। वो उसका गला दबाकर कत्ल कर देता है। प्रेम वर्षा का कत्ल करने के बाद, मर्डर करने के बाद उसे मुकेश के ही बिस्तर पर सुला देता है और वहाँ से वो भाग जाता है। भागने के बाद वो बाहर से मोबाइल से या बूथ से वहाँ के लोकल पुलिस को भी फ़ोन कर देता है और वर्षा के बारे में सारा डिटेल बताता है कि लोकेशन के साथ कि इस जगह पर एक लड़की का मर्डर हो गया है, वो इस हालात में बेड पर पड़ी हुई है, सर आप जल्दी जाइए, वहाँ पर आपको उसका कातिल भी मिल जाएगा। अब पुलिस जो है उस एड्रेस को नोट करती है, वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। तब तक मुकेश जो है वो भी मार्केट से आ जाता है। वो भी जब देखता है अपने कमरे में तो वर्षा वहाँ पर लेटी हुई रहती है।
वर्षा को जाकर उठाता है तो देखता है कि वर्षा का जो है मर्डर हो चुका है, वर्षा मर चुकी है। वह जैसे ही वर्षा को उठाने की कोशिश करता है, इसी बीच वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वर्षा को इसके हाथों में देखकर वो मुकेश को ही मर्डर समझ लेती है, उसे ही कातिल समझ लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है थाने में और थाने में ले जाकर मुकेश से कड़ी पूछताछ करती है कि आखिर में तुमने इस लड़की को क्यों मारा और आखिर में तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या रिश्ता था। मुकेश को तो कुछ पता था नहीं, तो उसने जो जेन्युइन बात होती है वही बताता है कि सर, हम लोग जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पर ये वर्षा मैडम हमारी सीनियर थी और बाकी हमारा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है और ये हमारे घर पर हो सकता है मुझसे मिलने आई हो, लेकिन मैं तो घर पर था नहीं, तो इनके साथ कौन क्या किया मुझे नहीं पता है और इनका मर्डर कैसे हुआ मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस उसके साथ और भी पूछताछ करती है, लेकिन जब ये मुकेश कुछ भी बोलने से मना करता है कि मुझे नहीं मालूम है, तो पुलिस जो है वो थाने से मुकेश को जेल की तरफ चालान कर देता है और उसके बाद केस चलने लगती है। FIR पुलिस की तरफ से दर्ज की जाती है और उसके ऊपर केस चलने लगता है। वर्षा का जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पुलिस को ये लिखा हुआ मिलता है पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में कि लड़की के साथ सबसे पहले घिनौनी हरकत की गई, उसके साथ रेप किया गया, उसके बाद लड़की को गला दबाकर उसकी हत्या की गई। यह बात जो है पुलिस अदालत में पेश करती है और क्योंकि मुकेश के अलावा कोई भी वहाँ पर था नहीं, इसलिए सारे इल्ज़ाम मुकेश पर लगा दिए जाते हैं। मुकेश का केस चलता है कोर्ट में और क्योंकि वो वहाँ मौके पर मौजूद था तो मुकेश फंस जाता है और मुकेश को अदालत की तरफ से फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, ऐसे घिनौने हरकत के लिए कानून की तरफ से फांसी की सज़ा है। जो लड़की का रेप करता है उसके बाद उसका मर्डर कर देता है, इस घिनौने कार्य के लिए सरकार ने अभी भी एक अच्छा और सटीक उपाय निकाला है उस मर्डरर को फांसी देने की। यही मुकेश के ऊपर लागू होता है और उसे अदालत उसे फांसी की सज़ा सुनाती है। फांसी में जब केवल 2 दिन बाकी थे तो जेलर जो है वो मुकेश के पास आता है और मुकेश से पूछता है कि परसों दिन यानी कि उस तारीख को तुम्हारी फांसी होने वाली है, तुम्हारी अगर कोई अंतिम इच्छा हो तो वो बताओ, हम लोग उसे पूरी करेंगे। इस बात को सुनकर मुकेश जो है वो भावुक हो जाता है और वो जेलर साहब को बोलता है कि सर, अगर आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दें तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। जेलर बोलता है कि चलो ठीक है, बताओ, हम लोग तो सभी की अंतिम इच्छाओं को पूरी करते हैं, तुम्हारी भी अंतिम इच्छा को पूरी करेंगे। तो मुकेश बोलता है कि सर, मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, उसके साथ सोना चाहता हूँ, मैं उसके साथ अपने दुख सुख को बांटना चाहता हूँ। केवल एक रात के लिए आप मुझे उसके साथ रहने की परमिशन दे दीजिए। इस बात को सुनकर जेलर जो है वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है, अचंभित होता है कि यार, मैं इतने दिनों से एज ए जेलर काम कर रहा हूँ, मेरा बहुत जगहों पर ट्रांसफ़र हुआ, कितने लोगों को मैंने फांसी की सज़ा होने के बाद उसे फांसी दिलवाई, लेकिन आज तक किसी भी मरने वालों ने मुझसे ऐसी इच्छा नहीं की कि मैं अपने पत्नी के साथ या उसके साथ सोना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। लेकिन चलो ठीक है, अंतिम इच्छा है, पूरा करना मेरा फर्ज बनता है। तो उसने मुकेश की अंतिम इच्छा को स्वीकार कर लिया। वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूरी की जाएगी। उसके बाद सिपाही के माध्यम से जेलर साहब जो है वो मुकेश के पत्नी को सूचना भिजवाते हैं कि तुम्हारे पति को 2 दिनों के बाद फांसी होने वाली है। और जब उससे हम लोगों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो उसने यही बताया कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, उसके साथ सोना चाहता हूँ, उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि तुम जो है अपने पति की अंतिम इच्छा को पूरी करो,
हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। अब ये बात सुनकर उसकी जो पत्नी होती है वो पूरा रोने लगती है और तुरंत सिपाही के साथ जेल में आ जाती है। जैसे ही ये सूचना जेल में फैलती है कि उसकी पत्नी आ चुकी है, जेलर साहब जो है वो मुकेश के कमरे में, जिस जेल के कंपार्टमेंट में मुकेश रहता था, उस पूरे कंपार्टमेंट को, उस पूरे कमरे को खाली करवाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों को मालूम होगा कि जेल में कैदियों को एक साथ में 10, 20, 50 के समूह में रखा जाता है। कोई अगर बड़ा कैदी है, बड़ा भयंकर है, या कोई अगर आतंकवादी है तो उसे सेपरेट रखा जाता है, अदरवाइज सबको साथ में रखा जाता है। तो मुकेश भी बहुत लोगों के समूह में था। तो जिस कमरे में, कंपार्टमेंट में वो रहता था, उस कमरे को जेलर साहब खाली करवाते हैं और उस कमरे में उसकी पत्नी को भेज दिया जाता है। उसकी पत्नी जब जाती है तो दोस्तों बाहर से गेट बंद करके 2 कांस्टेबल सिपाही उसके कमरे के बाहर तैनात कर दिए जाते हैं कि कोई भी तरह का अनहोनी ना हो, मुझे सूचना देना। उसके बाद जेलर साहब जो है वो चुपके से मुकेश के कमरे में, उसके बेड के आसपास में ही एक माइक लगा देते हैं और उसकी रिसीवर जो है, माने उसकी जो है सुनने की जो मशीन होती है, वो अपने ऑफिस में लगा देते हैं कि आखिर में मुकेश और उसकी पत्नी एकांत में क्या बात करते हैं, वो जेलर साहब और उनके स्टाफ लोग सुन सके, ऐसा वो व्यवस्था कर देते हैं। मुकेश की पत्नी जैसे ही मुकेश के कमरे में दाखिल होती है, वो मुकेश को देखकर रोने लगती है। सबसे पहले उसके पैरों को छूकर प्रणाम करती है, जो एक भारतीय नारी का संस्कार है। वो बहुत ही नेक और अच्छी औरत होती है, पतिव्रता नारी होती है। उसके बाद वो मुकेश से पूछने लगती है कि आखिर में आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको उस लड़की से प्यार था तो आपने उस लड़की को क्यों मारा? आप उसके साथ हंसी खुशी रहते, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं थी। आपने अगर ऐसा काम नहीं किया होता तो आज आपको फांसी नहीं होती और आज हम लोग ये दुख वाली समय जो हम लोग देख रहे हैं, बिता रहे हैं, ये हम लोगों के जीवन में नहीं आता। आप अगर उस लड़की को पसंद करते थे तो आप मुझे बताते, मैं आप लोगों का सपोर्ट करती। इस बात को सुनकर मुकेश भी भावुक हो जाता है, रोने लगता है और बोलता है, यार तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, मैंने उस लड़की को नहीं मारा। ये सुनकर मुकेश की जो पत्नी होती है वो बोलती है, तो फिर आपको ये सज़ा कैसे मिली? आखिर में आप कैसे फंस गए? मुकेश बोलता है कि ठीक है, मैं अब तुमको पूरी कहानी सुनाता हूँ, तुम विश्वास करो या ना करो, सच्चाई यही है। वो बोलता है कि ये जो वर्षा मैडम थी जिसका हत्या हुआ है, वो हमारे कंपनी में सीनियर थी और इनके साथ मेरा बिहेवियर अच्छा था, मैं काम में ध्यान देता था तो इनको भी अच्छा लगता था और इनके साथ मेरा केवल यही रिश्ता था कि ये लंच के टाइम में हमारे पास आ जाती और अपना लंच मेरे साथ शेयर करती। कभी मैं इनका लंच में से कुछ खा लेता, कभी ये मेरे लंच में से कुछ खा लेती। हम लोग केवल लंच शेयर करते थे लंच के टाइम में, बाकी उसके बाद ना मैं इनके पास कभी जाता आता, ना कभी ये मेरे पास आती जाती। लेकिन जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन वर्षा मैडम को मेरे से कुछ काम था, वो मुझसे फ़ोन पे बात करती है, मुझे बताती है कि मुझे तुमसे मिलना है, कोई ज़रूरी काम है। तो मैंने वर्षा मैडम को बोला था कि मैम मैं तो कहीं बाहर निकला हुआ हूँ, तो आप कल आना। लेकिन वर्षा मैडम ने कहा ठीक है, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी काम है तो मैं तुम्हारे घर पे जाती हूँ, तुम आओ, हम लोग बैठकर बातें करेंगे। उसके बाद वर्षा मैडम हो सकता है हमारे घर पे, हमारे कमरे में गई होगी। वहाँ पर तो मैं था नहीं, मैं तो किसी काम से बाहर निकला हुआ था। वहाँ पर मेरा दोस्त, तुम्हें याद होगा मेरा जो दोस्त था जिसका नाम प्रेम है, वो वहाँ पर प्रेम था और हो सकता है प्रेम इससे मिला हो। प्रेम हम लोगों से घृणा करता था, तो हो सकता है उसने ही इसके साथ रेप किया हो, इसका मर्डर कर दिया हो, ताकि वर्षा मैडम जो है वो मुझे या किसी को कुछ बता ना सके और मुझे फंसाने की भी उसे मेरे ही बेड पर उसे सुलाकर पुलिस को उसने ही फ़ोन किया हो
क्योंकि मैं जब गया तो मैं देखता हूं कि वर्षा मैडम वहां पर मरी पड़ी है, और जब मैं उनको देखने गया, मैं जब उनको उठाने गया, तब तक पुलिस आ चुकी थी और पुलिस के सामने कोई और भी था नहीं। मेरे खिलाफ में सारे सबूत थे, इसलिए मैं वहां पर फंस गया और मैं कुछ भी कर नहीं पाया। लेकिन यार मेरा विश्वास करो, मैंने कोई भी खून नहीं किया। ये मर्डर हो ना हो प्रेम ने ही किया है। इस बात को सुनकर यारो मुकेश की जो वाइफ है वो फूट फूट कर रोने लगी। बाहर में जो कांस्टेबल 2 सिपाही थे वो लोग भी इसकी बातों को सुन रहे थे। उन लोगों के मन में भी दया थी, उन लोगों को भी मन में दया आ गई। उन लोग को भी लगा कि नहीं, लड़का जेन्युइन बोल रहा है। उन लोग के भी आंखों में आंसू आ गए। और जो जेलर साहब वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से आवाज़ को सुन रहे थे, उनको भी आंखों में आंसू आ गया, उनके स्टाफों के भी आंखों में आंसू आ गया। उसके बाद जो है वो दोनों मुकेश और उसकी पत्नी रात भर रोते रहते हैं, आपस में जो भी गिले शिकवे थे उसको दूर करते हैं। और मुकेश बार बार अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं तो झूठा फंस गया हूँ, कानून अंधा होता है, उसने मेरी एक न सुनी। मैंने कोर्ट में भी बोला, थाने में भी मैंने बोला कि मैंने मर्डर नहीं किया, लेकिन क्योंकि मेरे खिलाफ सारे सबूत थे इसलिए कानून अंधा होता है और उसने मेरी नहीं सुनी और मुझे फांसी की सज़ा हो गई। इस बात को सुनकर उसकी पत्नी रोती है, रात भर ये दोनों रोते रहते हैं। सुबह होता है, उसके बाद नियम के अनुसार उसकी पत्नी को बाहर निकाला जाता है। उसकी पत्नी जेल से बाहर होती है। उसके बाद उसके पैरों को दोबारा हाथ लगाती है, चरण स्पर्श करती है, बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, अगर हमारा दोबारा जन्म होता है तो मैं आपको ही पति के रूप में पाना चाहती हूँ, यही मेरी भगवान से इच्छा है। और वो रोते हुए बिलखते हुए वहाँ से घर की ओर चली जाती है। अब इधर जो है वो जेलर साहब जब ये सुनते हैं तो उन्हें भी दिल में ये तसल्ली नहीं होती है कि एक निर्दोष को फांसी की सज़ा मिले। वो जो है इस ऑडियो जो क्लिप था उनके पास, उसको वो वायरल कर देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं ताकि जनता का सपोर्ट मुकेश को मिले। और जब ये ऑडियो क्लिप वायरल होता है तो जजों के पास भी जाता है। जज जो है वो दोबारा से सुनवाई करने का डिसीजन लेते हैं। इधर से जेलर साहब भी उसकी एप्लीकेशन देते हैं कि सर इस लड़के के लिए दोबारा से सोचा जाए, क्योंकि ये बेकसूर है और किसी भी बेकसूर को फांसी देना बहुत ही गलत होगा। तो जज जो है वो दोबारा से ऑडियो क्लिप को सुनते हैं, उसकी गहन जांच की जाती है तो पता चलता है नहीं, ये लड़का बंदा सही बोल रहा है। इसकी भावनाओं से पता चलता है कि ये अपनी गलत पत्नी से गलत नहीं बोलता है। तो जो है दोबारा से इस केस की सुनवाई होती है और मुकेश को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इस केस में मुकेश के बदले प्रेम को ढूंढ कर निकाला जाता है, पकड़ के लाया जाता है। और मुकेश की जो डेट थी फांसी की, उसी डेट में प्रेम को फांसी दे दी जाती है। जब यह खबर मुकेश के घर पर जाती है, उसकी पत्नी को मिलता है कि तुम्हारा पति जो है वो रिहा हो चुका है, घर की तरफ आ रहा है, तो दोस्तों दिल गदगद हो जाएगा ये सुनकर कि उसकी पत्नी को इतनी खुशी होती है कि वो मुरझा जाती है। खुशी के मारे उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करे, किसे धन्यवाद करे, कौन से पुण्य कर्म के से उसकी ये इच्छा को पूरी होती है। वो दौड़ कर बाहर जाती है तो उसका पति जो है वो थाने की गाड़ी से ही आता है। थाने वाले लोग, पुलिस उसको वहाँ छोड़ के जाते हैं। दोनों आपस में लिपटते हैं और बहुत देर तक रोते रहते हैं। ऊपर वाले को धन्यवाद करते हैं, भगवान को धन्यवाद करते हैं, जेलर को धन्यवाद करते हैं, जज को धन्यवाद करते हैं कि उनके आज आशीर्वाद से, उनके प्रयास से एक निर्दोष व्यक्ति फांसी पर चढ़ने से बच जाता है। और उधर जो है प्रेम की, उसकी गलती की सज़ा उसे मिल जाती है। उसे उसी डेट पर, जिस डेट पर मुकेश को फांसी सुनाई थी, फांसी पड़ने वाली थी, उसी डेट पर प्रेम को फांसी हो जाती है। तो दोस्तों कहावत है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा।
इसलिए दोस्तों कभी भी किसी के बारे में बुराई नहीं सोचनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार से मुकेश निर्दोष था तो भगवान ने भी उसकी सहायता की और प्रेम को उसकी गलती की सज़ा उसे मिली। इसलिए दोस्तों कभी भी बुरा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं बस आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। मुझे किसी को दिल को ठेस पहुँचाने की इच्छा नहीं है। मैं इस कहानी के माध्यम से ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। बस आप लोगों को जागरूक करना ही मेरा उद्देश्य है कि आप ऐसा ना करें या आप जागरूक रहें। दोस्तों यही थी मेरी कहानी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो कृपया आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों रिलेशनों के साथ उसे शेयर करें। मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, एक नई जानकारी के साथ दोबारा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।